हेलो एंड वेलकम टू वीकली करंट अफेयर्स सेशन ऑफ अजमल आईएएस एकेडमी। आज के डिस्कशन में हम देखेंगे कि जो बहुत पुराना इजराइल और फ़लस्तीन का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी इशू है, जिसमें गाज़ा स्ट्रिप एक सेंटर पॉइंट है। इस गाज़ा स्ट्रिप के रिकंस्ट्रक्शन और गवर्नेंस को लेकर के जो ग्लोबल पावर्स हैं वो किस तरह से मल्टीलैटरलिज्म से मिनीलैटरलिज्म की तरफ अपनी अप्रोच को शिफ्ट कर रही हैं, और इस शिफ्ट ऑफ अप्रोच फ्रॉम मल्टीलैटरलिज्म टू मिनीलैटरलिज्म, इसमें इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या चैलेंजेस हैं। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो रूल ऑफ लॉ से कहीं ना कहीं माइट इज़ राइट की तरफ मूव कर रहा है, और इस माइट इज़ राइट की तरफ मूव करते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से ताइवान स्ट्रेट में जो चाइना का इस बार का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि पहला एक्सरसाइज नहीं है, इससे पहले भी हो चुके हैं, हम देखेंगे कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज पहले वाले मिलिट्री एक्सरसाइज से किस तरह से अलग है, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज किस तरह से चाइना के डोमिनेंस को असर्ट कर रहा है और यूएस की जो उस रीजन में पॉसिबल हेजेमनी हो सकती है उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। एंड लास्टली वी विल सी कि इंडिया किस तरह से अपने ट्रेड रिलेशंस को यूएई के साथ और बेहतर बना रहा है। जो ट्रेड रिलेशन हमारा $100 बिलियन का है, उसको 2032 तक $200 बिलियन के एम्बिशियस टारगेट तक ले जाने की हमारी प्लानिंग है। इस एम्बिशियस टारगेट को अचीव करने में कॉमर्स और इसके अलावा एजुकेशन और कल्चर किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं, हम वो भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। टुडेज डिस्कशन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द इमरजेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस। सी, नाम से जाहिर है कि ये एक ग्रुप है, ठीक है, जिसका मकसद क्या है, पीस को इस्टेब्लिश करना। तो बोर्ड ऑफ पीस बेसिकली इसका जो टारगेट जोन है वो गाज़ा स्ट्रिप है। जैसे कि हमने बताया कि गाज़ा जो है ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, इसके रिकंस्ट्रक्शन और गवर्नेंस को लेकर के, ठीक है, एक ये नया आइडिया दिया गया है फ्रॉम द साइड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, और यहाँ पर जो इन्विटेशन दिया गया है यूएस की तरफ से वो इंडिया को दिया गया है, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट एंड कनाडा। तो इस रीजन में जितने भी मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं उन सब को साथ लेकर के चल कर के इस रीजन के रिकंस्ट्रक्शन और गवर्नेंस की कोशिश की जा रही है। अब ये किसका आउटकम है? सितंबर 2025 में 20 पॉइंट रोड मैप को अनाउंस किया गया था, जिस रोड मैप का ही एक तरह से ये एक्सटेंशन है, दैट इज़ बोर्ड ऑफ पीस। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया जा रहा है, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? यूनाइटेड नेशन तो पहले से है, वहाँ पर जनरल असेंबली भी है, वहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल भी है, लेकिन इस बोर्ड ऑफ पीस कुछ ही चंद कंट्रीज़ के ग्रुप के बनाने की ज़रूरत क्यों है? क्या ये ऐसा है कि यूनाइटेड नेशन की लेजिटिमेसी और अथॉरिटी को ये बाईपास कर रहा है, क्या उसको चैलेंज कर रहा है? आइए देखते हैं। बेसिकली जो ट्रेडिशनल सेटअप है यूनाइटेड नेशन का, दैट इज़ बेस्ड ऑन मल्टीलैटरलिज्म, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ज़्यादा हैं और यहाँ पर कंसेंसस बिल्ड करना ज़रा सा मुश्किल काम है। तो यहाँ पर ब्रॉड कंसेंसस बिल्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होने की वजह से जो वर्क प्रोग्रेस है वो स्लो है, और साथ ही साथ यहाँ पर डेडलॉक के होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं इसको एक बैकिंग दे रहे हैं, ठीक है, और अप्रोच ये है कि यूएस एक तरह से इस मामले को पहले मिनीलैटरलिज्म के ज़रिए रिजॉल्व करेगा और फाइनल इसको लेजिटिमेसी देने के लिए फिर दे विल टेक हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि जो मिनीलैटरल ग्रुप है इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी अभी तक नहीं है, बट यूएनएससी की बिल्कुल है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बड़ा इशू सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट लोगों ने मिलकर के एक पॉकेट मीटिंग कर ली, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें ये चीज़ें करनी है। डिसाइड करने के बाद सेम एजेंडा को लीगल बैकिंग कहाँ से मिल जाएगी? यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल से, राइट। तो ये बेसिकली शिफ्ट है यूएन कंसेंसस से कोलिशन एजिलिटी। अब सवाल ये उठता है कि भाई मिनीलैटरलिज्म जो है, जो कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप है, ये कैसे काम तेज़ करेगा? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको कहा जा रहा है कोलिशन ऑफ विलिंग, यानी कि उन लोगों का ग्रुप है जो चाहते हैं कि इस मामले का एक एमिकेबल और एक्सेप्टेबल सोल्यूशन हो और उस सोल्यूशन से इस पूरे रीजन में पीस और ट्रैंक्विलिटी इस्टेब्लिश हो।
तो जब लोग चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उनके एफर्ट्स में और ज़्यादा सीरियसनेस देखने को मिलेगा। अब इसमें इंडिया के सामने डायलेमा क्या हो सकता है? इंडिया के लिए देखिए, कोई भी एक इनिशिएटिव होगा दुनिया भर में, कोई भी एक नया इनिशिएटिव लिया जाएगा, उससे दो चीज़ें आमतौर पर एसोसिएटेड होंगी ही। एक, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा, साथ ही साथ वो अपने साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस या रिस्क भी लेकर के आएगा। देखिए, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए इसमें ये है कि जो गाज़ा वाली जो प्रॉब्लम है, ये फ़िलिस्तीन और इज़राइल का जो इशू है, ये एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल इशू है। मल्टीपल कंट्रीज़ इसके साथ इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और इसकी वजह से इस पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी रहने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो ऐसे मामले को सॉल्व करने के लिए अगर इंडिया का पार्टिसिपेशन होता है, तो जो हमारा एक एम्बिशन है विश्व गुरु के तौर पे ख़ुद को इस्टेब्लिश करने का, तो ये उस डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। हम वहाँ पर बड़े बड़े ग्लोबल अफेयर्स में अपना एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस हमारा एक बेहतरीन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। इंडिया ने ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को कभी भी अंडरमाइन नहीं किया है। हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन के जो भी सिस्टम है उसको ऑनर किया है। लेकिन अभी हम इस यूएस लेड जो पैरेलल बॉडी कही जा रही, अगर उसके साथ मिलेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम अपने उस ट्रैक रिकॉर्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो कहते हैं कि इंडिया हमेशा जो रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है उसके साथ में रहता है। तो यहाँ पर इंडिया के लिए बस एक ये रिस्क है। तो हमारी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी को हम कैसे मैक्सिमम एक्सटेंट तक कैश कर सकें और इस रिस्क को हम किस तरह से मैनेज कर सकें। तो दिस इज़ द डायलेमा फॉर इंडिया इन दिस एंटायर इशू। तो इस टॉपिक पर प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ पीस को लेकर के, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा कि सवाल पूछे जा सकते हैं इस तरह से कि इन द कॉन्टेक्स्ट और रिसेंटली द बोर्ड ऑफ पीस वाज इन न्यूज़, ठीक है, कि ये किससे एसोसिएटेड है। ABCD करके 4 ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें आप मिनी लैटरलिज्म पर भी सवाल बन सकता है कि मिनी लैटरलिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब मिनी लैटरलिज्म। तो बेसिकली मिनी लैटरलिज्म क्या है, ये आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एंड फोकस्ड ग्रुप है। ये कुछ लोगों का जो स्मॉल ग्रुप होगा, इसके पास 50-100 काम नहीं होंगे, इसके पास एक ही काम होगा, टारगेटेड अप्रोच होगी इनकी, ठीक है। जैसे कि क्वाड में भी चंद कंट्रीज़ हैं और उनके पास एक फोकस्ड काम है, राइट। और ये बेसिकली स्पेसिफिक इश्यूज़ के लिए इनको बनाया जाता है ताकि डेलिब्रेटली ये जो स्लो प्रोसेस है उसको बाईपास करके एक बेहतरीन सोल्यूशन दे सकें। तो यू कैन expect a question on minilateralism and you can also expect a question on board of peace. So this is all about the first topic about the board of peace. Okay, so the next topic is the return of might is right, defining the Donroe doctrine. This word Donroe, right, तो ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प और मुनरो इससे मिलकर के ये बनाया गया है, दोनों का एक मिक्सचर है। अब इससे पहले हम देखते हैं मुनरो डॉक्ट्राइन क्या है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया था। बेसिकली मुनरो डॉक्ट्राइन का जो मानना है या कहना था ये कि जो पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये जिसको हम अमेरिकाज बोलते हैं, इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कोलोनाइजेशन नहीं होगा। कोई भी यूरोपियन पावर यहाँ पर कोलोनाइजेशन नहीं करेंगे। साथ में अगर इस पूरे रीजन में किसी भी तरह से कोई अननेसेसरी इंटरवेंशन होता है, सो दैट विल बी टेकन बाय द यूएस एज अ थ्रेट टू इट्स इंटरेस्ट। और अगर ये चीज़ें होती हैं तो यूएस इसको जवाब देगा, और अगर नहीं होता है तो यूएस बदले में यूरोपियन अफेयर्स में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये है मुनरो डॉक्ट्राइन। लेकिन अपने इसी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस डॉक्ट्राइन को थोड़ा सा और एग्रेसिव कर दिया है डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट ने, क्योंकि इस साल की शुरुआत में हमने देखा किस तरह से वेनेजुएला के इलेक्टेड प्रेसिडेंट, वेनेजुएला जो कि एक सॉवरन नेशन है, उनको किस तरह से अमेरिकन डेल्टा फोर्सेस ने वहाँ से अरेस्ट किया या उठा करके ले गए, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। तो इस चीज़ ने कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प का एग्रेशन और मुनरो डॉक्ट्राइन का आइसोलेशनिज्म, इन दोनों को मिला करके बन रहा है डोनरो डॉक्ट्राइन, ठीक है। तो बेसिकली इसकी फिलॉसफी क्या है कि अमेरिकाज लाइक आई टोल्ड यू, अमेरिकाज मतलब नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये यूएस का एक्सक्लूसिव बैकयार्ड है। और यहाँ पर
किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो बेसिकली यूएस इसके ज़रिए एक क्लियर मैसेज देना चाहता है उसके राइवल्स को या उसके कॉम्पिटिटर्स को, स्पेशली रशिया एंड चाइना, कि इस रीजन में वो किसी भी तरह के इंटरफेरेंस करने का ना सोचें, नहीं तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। अब बेसिकली यहाँ पर जो पुराना वाला जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो रूल बेस्ड दिखता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दिस माइट बेस्ड, यानी कि अगर मेरे पास पावर है तो मैं किसी भी ऐसा देश जो मेरे पड़ोस में है और वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को अगर हम पसंद नहीं करते तो हम उसको हटा देंगे। हम उसको हटा देंगे, पूरे इंटरनेशनल लॉ को ताक पर रख करके हम उसे हटाएंगे और उसको जस्टिफाई भी करेंगे। तो बेसिकली ये एक 1945 के बाद के एक प्रॉमिस का वायलेशन है, जिसमें कहा गया था कि जो बॉर्डर्स हैं वो सैक्रेड हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन अभी के इंसिडेंट को देख करके ऐसा नहीं लगता कि बॉर्डर्स आर नो मोर सैक्रेड, दे कैन बी वायलेटेड। ठीक है, सॉवरेन नेशंस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया जा सकता है उसी के देश में आकर के। एनीवेज, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो बेसिकली इसकी वजह से जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जाहिर सी बात है, वो केओस में आ रहा है। पहले क्या था, जो ओल्ड ऑर्डर है वो रूल ऑफ लॉ पर बेस्ड था, यानी कि वहाँ पर जो नेशंस हैं उनकी सॉवरेनिटी का सम्मान किया जाएगा, शेयर्ड वैल्यूज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा और इसके ज़रिए पीस बिल्डिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो डोनरो ऑर्डर है, इट इज़ पावर बेस्ड। यहाँ पर इंटरवेंशनिज्म होगा कि अगर यूएस को लगेगा कि उसका इंटरेस्ट खतरे में है तो वो किसी भी देश में जाकर कर इंटरवेंशन करेंगे। पहले जो डील्स होती थी कंट्रीज़ के बीच में वो शेयर्ड वैल्यूज़ पर होती थी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, दो कंट्रीज़ शेयर करती हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, दो कंट्रीज़ शेयर करती हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वैल्यूज़, दो कंट्रीज शेयर करती हैं रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। तो ये शेयर्ड वैल्यूज़ के बेस पर पहले देश आपस में मिल करके फर्दर डील्स करते थे, लेकिन अब डेमोक्रेटिक वैल्यूज शेयर्ड हों ज़रूरी नहीं है। अब जो डील्स होंगी वो कैसी होंगी, ट्रांजैक्शनल होंगी, यानी कि बिजनेस डील होंगी, यानी कि आपके वैल्यूज़ मैच करें या ना करें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप दोनों के यानी कि दो कंट्रीज़ के जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, जब वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे तब जा कर के रिलेशंस इस्टेब्लिश होंगे, तब जा कर के डील्स होंगी। तो डील्स प्योरली ट्रांजैक्शनल हो रही हैं, अब वो वैल्यू बेस्ड नहीं है। और इसी टाइम पर अपनी हेजेमनी को इस्टेब्लिश करने के लिए दो टूल्स का इस्तेमाल होगा, सैंक्शंस एंड वॉर्स। सैंक्शन हम देख ही रहे हैं, ईरान पर सैंक्शंस लगे हैं और कहीं ना कहीं मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह के पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कि वॉर होने की सिचुएशन हो सकती है। खैर अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। इन सब से क्या हो रहा है कि जो लैटिन अमेरिका वाला रीजन है, इट लॉस्ट इट्स सॉवरेनिटी। साथ में वेस्ट एशिया में परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी यूएस का इंटरेस्ट है। और यूरोप के साथ जो पहले ये जो आपका शेयर्ड वैल्यू के बेस पर जो रिलेशनशिप थी, अब वो ट्रांजैक्शनल हो गई है। यूएस ने साफ कह दिया है कि भैया अपने डिफेंस का खर्चा आप खुद दीजिएगा। अब डिफेंस का जो कॉपरेशन है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, वो इसलिए नहीं होगा कि हम सबकी वैल्यूज़ शेयर्ड है और हम सबका थ्रेट भी शेयर्ड है, तो इस पर नहीं, प्योर द वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स ट्रांजैक्शनलिज्म, यानी कि ट्रांजैक्शन जो भी डील होगी, जो भी रिलेशन होंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन के बेस पर होंगे, उनके फ़ायदे और नुकसान को देखने के बाद होंगे। अब इस पूरी सिचुएशन में इंडिया के सामने क्या डायलेमा है, लेट्स सी। देखिए यहाँ पर एक तो स्ट्रेटेजिक ट्रैप है, ओके फाइन, एक तो ईरान और रशिया वाला इशू है। यहाँ पर इंडिया के ईरान के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस हैं, इंडिया के रशिया के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस हैं, लेकिन इन दोनों के साथ ही अगर इंडिया ट्रेड करता है तो उस पर क्या लग सकते हैं, सैंक्शंस। सैंक्शंस लगने की वजह से इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएस को लेकर के, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, तो ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक लॉस है। इसके अलावा अब जब हर चीज़ ट्रांजैक्शनल है तो कहीं ना कहीं ऐसे में यूएस जो एशिया की जो पॉलिटिक्स है उससे विड्रॉ अगर करता है तो वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और उस वैक्यूम को कौन फिल करेगा, चाइना हर मुमकिन कोशिश करेगा उस वैक्यूम को फिल करने के लिए। इससे कहीं ना कहीं जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इसके लिए, देखिए अब यूएस का अम्ब्रेला तो नहीं है, क्योंकि यूएस आपके साथ तभी है जब उसका फ़ायदा है, ये एक बिजनेस डील के जैसा है।
तो यहाँ पर इंडिया को अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी पर फोकस करना चाहिए, अपनी डिपेंडेंस दूसरे देशों पर रिड्यूस करनी चाहिए, साथ में मल्टी अलाइनमेंट करना चाहिए। हम किसी एक के साथ जुड़ करके नहीं रहेंगे, और जो मल्टीपल कंट्रीज के साथ जो अलाइनमेंट होगा ये होगा इशू बेस्ड, ताकि हम अलग अलग देशों के साथ उनके कंपैरेटिव एडवांटेज के बेस पर उनसे फ़ायदा ले सकें। रिसेंटली हमने देखा इंडिया और जर्मनी का, इंडिया रशिया का, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा मल्टी अलाइनमेंट है ये इशू बेस है, और ये सब चीज़ें हमें ले जाएंगे किस तरफ, सेल्फ रिलायंट इंडिया, दैट इज़ आत्मनिर्भर भारत। तो इंडिया को वही चीज़ है, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ध्यान रखना है, मल्टीपल अलाइनमेंट करने हैं जो कि इशू बेस होने चाहिए, और साथ में हमें फोकस करना होगा आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ। सो दैट्स ऑल, ठीक है, अबाउट द सेकेंड टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेटिंग द इकोनॉमिक इंजन। ये बेसिकली इंडिया और यूएई की ट्रेड डील को लेकर के टॉपिक है। अभी तक अगर हम देखें 2024-25 तक दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है वो $100 बिलियन का, इसी को 2032 तक $200 बिलियन तक ले जाने का टारगेट है। अब ये क्यों न्यूज़ में चल रहा है? रिसेंटली जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं उनका इंडिया में 5th विजिट है, तो जाहिर सी बात है किसी देश के प्रेसिडेंट इंडिया 5वीं बार अगर आ रहे हैं तो उनके लिए इंडिया इम्पॉर्टेंट है, यानी कि उनके कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ऐसे होंगे जो इंडिया से सर्व हो रहे हैं, मगर जाहिर सी बात है इंडिया को भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। आगे देखते हैं हम किस तरह से। अब ये जो हमारा एक एम्बिशियस टारगेट है $100 बिलियन से $200 बिलियन तक ले जाने के लिए, इसमें जो हमारे की पिलर्स हैं वो कौन से होंगे? एनर्जी, स्पेस एंड सिक्योरिटी। देखिए, जो आपका ये वेस्ट एशिया वाला रीजन है ये एनर्जी सरप्लस रीजन है, और हमारी जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसमें एनर्जी की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे पास एनर्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, हमारा जो एनर्जी का एपेटाइट है बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में हमने 10 ईयर्स का LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का हमने एक एग्रीमेंट किया है यूएई के साथ। साथ में हम न्यूक्लियर कॉपरेशन में भी हमारे पास एक एरिया है जिसमें हम दोनों कोऑपरेट कर सकते हैं, स्पेशली आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ शांति लॉ। इसके अलावा डिजिटल एंड स्पेस फ्रंटियर्स, इंडिया के स्पेस अचीवमेंट्स और स्पेस टेक्नोलॉजी के जो लोहा दुनिया मान चुकी है, इसमें कोई बेशक मतलब कोई डाउट है ही नहीं। तो जो स्पेस इकोसिस्टम इंडिया ने क्रिएट किया है उस स्पेस इकोसिस्टम को कमर्शियल लेवल पर इंडिया और यूएई दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। एंड लास्ट ऑब्वियसली डिफेंस एंड सिक्योरिटी, जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, काउंटर टेररिज्म हो सकता है एंड मिलिट्री इंगेजमेंट हो सकता है। अब देखिए, ये तो हुआ बेसिकली ट्रेड के लिए, ये कमर्शियल टाइज हैं। क्या कॉमर्स के अलावा भी कुछ दूसरे डायमेंशंस हो सकते हैं जो इंडिया और यूएई के रिलेशंस को और बेहतर बना सकते हैं? यस, यहाँ पर आएगा एजुकेशन, कल्चर एंड जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, राइट। हम देख सकते हैं कि आईआईटी और आईआईएम के ऑफशोर कैंपसेस हैं यूएई में, तो यानी कि कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में एजुकेशनल एक्सचेंज चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कल्चरल एक्सचेंज को लेकर के दो चीज़ें हैं अभी, इसमें हम देखेंगे कि इस चीज़ को लेकर के एग्रीमेंट हुआ है कि अबू धाबी में एक हाउस ऑफ इंडिया बनेगा, और साथ में जो लोथल का मैरिटाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है इंडिया में, उसको जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो कौन सप्लाई करेगा? यूएई। तो ये कहीं ना कहीं कल्चरल एक्सचेंज इन ट्रेड रिलेशंस को इन फ्यूचर और बेहतर बनाने का पोटेंशियल रखता है। एंड इसके अलावा हम ग्लोबल अलाइनमेंट की बात करें तो जो मल्टीलैटरल सपोर्ट है, तो यूएई और इंडिया डिफरेंट मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है, और इसके अलावा जॉइंट पोलर साइंस एक्सपेडिशन में भी हम साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएई। द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज द ब्लॉकेड इन ताइवान स्ट्रेट। सी, ताइवान स्ट्रेट में चाइना ने अभी रिसेंटली जस्टिस मिशन 2025 नाम से एक अपना मिलिट्री एक्सरसाइज किया है, राइट। अब ऐसा नहीं कि चाइना ने ये मिलिट्री एक्सरसाइज पहली बार किया है, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन पहले के मिलिट्री एक्सरसाइज में और इस बार के मिलिट्री एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है? पहले वाले के जो मिलिट्री एक्सरसाइज थे वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से शोकेस था,
अपनी कैपेबिलिटीज़ का कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। दैट वाज द शो ऑफ फोर्स। लेकिन ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है अभी, जिसका नाम जस्टिस मिशन दिया है, ये दिखाने के लिए था कि इस रीजन को पूरी तरह से ब्लॉक भी किया जा सकता है। तो एक तो आप दिखा रहे हैं कि आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट है, आपकी जो डिफरेंट आर्म्स ऑफ मिलिट्री हैं, आर्म फोर्स हो गया, मतलब आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इनके पास क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, एक तरीका ये है। दूसरा, इन सब के ज़रिए आप इस रीजन में ये दिखा रहे हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि वी हैव द कैपेबिलिटीज़ टू ब्लॉक दिस रीजन। तो दैट इज़ द रीज़न ये एक्सरसाइज डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं जो हमने माइट इज़ राइट वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो यूएस के केस में देखा है, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो ये किस तरह से ब्लॉकेट किया, यहाँ पर 90 जेट्स थे जिन्होंने मीडियन लाइन को ब्रीच किया, और पहली बार ऐसा हुआ है। और साथ में बहुत सारे रॉकेट्स ने लैंड किया कंटिग्यूअस जोन में। बेसिकली जो ताइवान का कोस्ट है, उस कोस्ट से 24 नॉटिकल माइल के अंदर का जो एरिया होगा, दैट इज कॉल्ड कंटिग्यूअस जोन। तो कहीं ना कहीं ये ताइवान पर प्रेशर बनाने की एक टेक्निक है, और साथ में इस रीजन में चाइना बताना चाहता है कि उसका डोमिनेंस है। अब सवाल ये उठता है कि चाइना की इस पॉलिसी में इतना एग्रेसिव शिफ्ट आया कैसे, जहाँ पर पहले एक्सरसाइज होती थी जस्ट टू शो केस द मिलिट्री स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकेट क्रिएट करने को दिखाया जा रहा है। इसके पीछे दो मेजर रीज़न है, एक हार्ड प्रोवोकेशन है और एक सॉफ्ट प्रोवोकेशन है। यूएस ने $11 बिलियन का पैकेज फाइनलाइज किया है ताइवान के लिए। तो जाहिर सी बात है भाई, चाइना ताइवान को एक रेनेगेट प्रोविंस मानता है, माने ये पहले चाइना का हिस्सा था, किसी वजह से अलग हो गया, ठीक है। तो चाइना उसको अपना पार्ट मानता है, और उसकी जगह यूएस जो कि उसका राइवल है, वो उसको एक बड़ी डिफेंस डील कर रहा है। साथ में ये एक रिस्पॉन्स है प्रो इंडिपेंडेंस इलेक्टोरल विक्ट्री का ताइवान के अंदर। तो ताइवान के अंदर अगर प्रो इंडिपेंडेंस फोर्सेस अगर स्ट्रांग होंगे, तो कहीं ना कहीं ये चाइना के लिए एक फिक्र की बात है। तो इन दो चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में इस एक्सरसाइज को देखना चाहिए। इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, लेट्स सी। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो है दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आइलैंड चेन। जो फर्स्ट आइलैंड चेन है, ये आपका वेस्ट पैसिफिक में पड़ता है। ये ऊपर जापान से लेकर के नीचे बोर्नियो तक जाता है। और इस फर्स्ट आइलैंड चेन में जो सेंट्रल लोकेशन ऑक्यूपाई कर रखा है, वो किसने किया है, ताइवान ने। अब इस आइलैंड चेन के आगे हम यहाँ देखेंगे ये गुआम है, और आगे हम देखेंगे हवाई है। यहाँ पर आपको मिलेगा यूएस एसेट्स। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट आइलैंड चेन है, ये एक वॉल ऑफ प्रोटेक्शन है, जो कि चाइना के इन्फ्लुएंस और यूएस के एसेट को एक दूसरे से अलग करती है। अगर ताइवान पर चाइना का इन्फ्लुएंस आ जाता है, चाइना का कंट्रोल आ जाता है, तो जो फर्स्ट आइलैंड चेन है, जो एक कंटेनमेंट वॉल है, ये ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो ताइवान को बेसिकली यूएस मान के चलता है, इट इज़ लाइक अ कॉर्क इन पैसिफिक बॉटल। यानी कि अगर ये कॉर्क हटा तो बॉटल का ढक्कन खुल जाएगा। तो चाइना का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ेगा, जो सीधा किसको चैलेंज करेगा, इस रीजन में यूएस की प्रेजेंस को। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट आइलैंड चेन, और इसका ब्रेकआउट क्या हो सकता है और इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ताइवान का क्या रिस्पॉन्स होगा। ताइवान को ये पता है कि वो 1-on-1 कॉन्फ्लिक्ट में ना तो यूएस के साथ कहीं स्टैंड कर पाएगा और ना ही चाइना के साथ। तो ऐसे में ताइवान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पॉर्कुपाइन स्ट्रेटजी। पॉर्कुपाइन, ठीक है, देखा बहुत उसके बाहर बड़े बड़े एकदम कांटे से निकले हुए होते हैं। तो बेसिकली पॉर्कुपाइन स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि अगर खुद को ऐसा बना लिया जाए कि अगर कोई आप पर अटैक करे, कोई आप पर इन्वेड करे, तो आपको मालूम है कि आप उसको compete नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन्वेजन करने की कॉस्ट बेनिफिट से बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, राइट। कि पॉर्क्यूपाइन अगर कोई खाने की कोशिश करे तो खुद बहुत ज़्यादा उसको हार्म हो जाए। तो ये स्ट्रैटेजी किसकी है, ताइवान की है। क्यों है, बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिक वॉरफेयर, मेकिंग इन्वेजन
प्रोहिबिटिवली कॉस्टली रादर देन सीकिंग ओपन बैटल। अब ये पॉर्कपाइन स्ट्रेटजी के डायमेंशंस कौन कौन से हो सकते हैं? सी माइंस, दूसरा एंटी शिप मिसाइल्स कि जो कि बड़े बड़े शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए केपेबल हों, ड्रोन्स एंड टी डोम। बेसिकली टी डोम क्या है? इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो कि एरियल बम्बार्डमेंट को रोक सकता है। तो बेसिकली ताइवान की स्ट्रेटजी यहाँ पर है कि खुद के ऊपर किसी भी पॉसिबल इन्वेजन की कॉस्ट को बेनिफिट से बहुत ज़्यादा बना दे, ताकि एक सामने वाले को सोचना पड़े उस पर अटैक करने के लिए। और इस रीजन में चाइना अपनी इन्फ्लुएंस को इसलिए बढ़ा रहा है ताकि वो यूएस के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके, क्योंकि यूएस वहाँ पर इंटरफेरेंस कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।